अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरामीम का फैसला किया है और इस हवाले से अपोजिशन से बातचीत के लिए सियासी कमेटी भी कायम कर दी है, मगर अपोजिशन हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सेनेट में कानून साजी के लिए हुकूमत को अब भी अपोजिशन की ज़रूरत होगी। इसलिए सवाल उठ रहा है कि हुकूमत अपोजिशन को कानून साजी के लिए कैसे आमादा करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से बदएतमादी की फिजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखा और उन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात की। फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिखा और कहा कि आइंदा इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं। इसके अलावा हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम पर भी गौर कर रही है और यह कहा जा रहा है कि इन तरामीम का इतलाक नए केसेस पर होगा। इन तरामीम पर अपोजिशन से बातचीत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम कर दी है। यह कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त तो वो बिल्कुल बेवकत जो है वो स्पीकर हैं। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मेज़ पे बैठा कागज़ भी जो है ना वो उठा के उसे दाएं या बाएं नहीं रख सकते। उसके साथ अपोजिशन क्यों बैठेगी और क्यों मुज़ाकरात करेगी जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है। स्पीकर साहब की इस ऑफ़र को कोई कबूल नहीं करेगा और ये बिल्कुल बेवकत है, इसके कोई मानी नहीं है। जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मैं उस बात की तायद करती हूँ, क्योंकि हम 2-2.5 वर्षों से देख रहे हैं कि असेंबली को किस तरीके से चलाया जा रहा है। इनकी इस ऑफर को इस बैकग्राउंड के साथ और जो कुछ असेंबली में 2.5 वर्षों में हुआ है हम कबूल नहीं कर सकते। ठीक है, अपोजिशन अब मानने को तैयार नहीं है। हालांकि गुज़िश्ता साल 17 सितंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन की आला क़यादत भी शरीक हुई थी और इस APC के एलामिये में जहां दीगर बहुत से नकात शामिल थे, वहीं एहतसाब के नए कानून का भी मुतालबा किया गया था। APC के एलामिये के मुताबिक आज़ाद, शफाफ और मुनसिबाना एहतसाब का निज़ाम मुल्क में गुड गवर्नेंस को मजबूत बुनियाद फराहम करता है। मुल्क में मौजूदा एहतसाब का निज़ाम न सिर्फ नाकारा, गैर मौसर और मुतनाज़ हो चुका है, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इजलास इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इजलास ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से एहतसाब का नया कानून बनाया जाए जो इंसाफ और शफाफियत के बुनियादी तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। तमाम इदारों और अफराद का एक ही कानून और इदारे के तहत एहतसाब हो। मुकदमे के आगाज से पहले किसी को कैद में रखना गैर कानूनी करार दिया जाए। ये सारा का सारा मामला हुआ, मगर अब अपोजिशन मान नहीं रही है। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी कहा कि अपोजिशन के पास पार्लियामेंट के अलावा और क्या रास्ता है। हुकूमत का भी गिला है और अपोजिशन का भी गिला है कि इलेक्शन जो है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो फिर क्या करेंगे? ये बाजारों और चौकों में इसका फैसला करेंगे कि हमने किस तरह करना है। तो इसी पार्लियामेंट में आना है ना, यही से कानून बनेगा और क्या रास्ता है और बता दे क्या रास्ता है। हाँ, अगर ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ही नाजायज है तो मैं समझता हूँ कि फिर इस पार्लियामेंट से आपने सेनेट की वोट क्यों ली? इस पार्लियामेंट से फिर आप जो है ना इलेक्शन में ऐसे क्यों ली? मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सितंबर में APC में आप लोगों ने डिसाइड किया, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की थी, कि हाजी एहतसाब का कानून बदला जाए। हुकूमत जब कर रही है बात, तो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर अपोजिशन का फोकस सिर्फ हुकूमत को गिराना ही होना चाहिए? रिफॉर्म्स होंगे नहीं तो सिस्टम कैसे बेहतर होगा? देखें, PDM का जो इत्तफ़ाक़ है उसकी बुनियाद ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में जो है वो वजूद में आई है और हमारी सेंस में जो है ये हुकूमत जो है ये नाजायज़ है, ये मुसल्लत है सब मुल्क के ऊपर। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो है ये इस बात को तस्लीम करे वो जिस इलेक्शन के नतीजे में आई है वो इलेक्शन फ्री नहीं था, फेयर नहीं था और वो अवामी मैंडेट का मज़हर नहीं है। और उसके बाद फिर ये कहे कि ठीक है जी, आए आके कोई इलेक्शन रूल्स जो हैं उनको तब्दील करना या इलेक्शन लॉ में कोई तब्दीली मकसूद है तो आए बैठ के अमेंडमेंट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है ना कि जो बुनियादी चीज़ है वो तय हो और बाकी इलेक्शन जो रूल्स हैं या जो इलेक्शन का लॉ है उसमें कहाँ लिखा है कि आप जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनाएं और उसके बाद फिर उन लोगों को ला के किसी जगह पे पटे पहनाएं।
उसमें कहाँ लिखा है कि आप एक जमात को तोड़ें और दूसरी जमात में बंदों को जो है वो शामिल करें? उसमें कहाँ लिखा है कि आप इलेक्टेबल्स को बुलाएं और बुला के उनकी फाइलें दिखाएं और उनको कहें कि आप इस पार्टी को छोड़ें और इस पार्टी को में जो है वो शामिल हो जाएं? उसमें कहाँ लिखा है कि ये लोगों को बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि देखो, अगर तुम पार्टी नहीं छोड़ सकते तो फिर कम से कम आज़ाद इलेक्शन लड़ लो? तो ये जो मामला है, या तो फिर हुकूमत समझ नहीं रही, या फिर समझते हुए जो है वो उस मामले को किसी और तरफ जो है वो उलझाने के लिए ये इस किस्म की जो ऑफर्स जो है वो कर रही है। इलेक्शन के रिग होने का, या इलेक्शन के ट्रांसपेरेंट ना होने का, या वो इलेक्शन जिससे अपोजिशन को शिकायत हैं, या वो शिकायत जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारा इस वक्त जो है ये तहरीक है और ये सारा जो है ये बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो का या सिविलियन बालादस्ती का, उसकी बुनियाद में ये कोई इलेक्शन रूल्स या इलेक्शन लॉ नहीं है। राज साहब आप जो जब तक ये मामला तय नहीं होगा, जब तक सब इस बात को जो है वो इस बात का अहद नहीं करेंगे कि अपनी आईनी हदूद, खा वो मैं हूँ या फवाद चौधरी है या कोई और है, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाए, उस वक्त तक ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। मसला ही नहीं है। मैं ये नुक्ता ले जाता हूँ फवाद चौधरी साहब की तरफ, मगर मसला ये है कि दो किस्म की ज़ाहिर बात हो रही है इलेक्शन रिफॉर्म्स की। एक तो है जो इलेक्शन डे पर रिगिंग के इल्जामात लगते हैं, आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इदारों की मुदाखलत की भी बात कर रहे हैं, मगर जब आपने कहा कि ये हुकूमत पहले माने कि ये रिग्ड इलेक्शन के तहत आए हैं, तो फैटफ के भी तो कवानीन आप लोगों ने इनके साथ बनाए ना, आर्मी चीफ को तौसी भी इनके साथ इसी हुकूमत के होते हुए दी ना आपने, तो और भी नैब के कवानीन तो आपकी इतने बड़ा गिला है, अगर हुकूमत मान गई है तो कर ले उनके साथ। नहीं शाहजेब, अगर आप एक मरतबा ये बात कहें कि जी ये कौमी मफाद का मामला है, इसके ऊपर भी आए बैठे बात करें, और इससे जुड़े जो दूसरे मामलात हैं जिनके ऊपर आपका कंसर्न है उसके ऊपर भी बात करें, और फिर आप अपनी बात करके फिर दूसरी बात से दौड़ जाएं, एक दफ़ा आपके ऊपर एतबार हो सकता है, फिर आप दूसरी मरतबा भी यही काम करें, तो फिर दूसरी मरतबा अव्वल तो एतबार किया ही नहीं जाना चाहिए, हो ही नहीं सकता। लेकिन चलें, अगर कोई रवादारी में कर भी ले तो फिर तीसरी मरतबा जो है वो कोई नहीं करता। अब तो जो हमारी लीडरशिप ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, वो अब यही है कि अब जो भी बात करनी है वो बिल्कुल ओपन और आवाम के सामने करें। अब ये कमेटियों को छोड़े, सीधी बात करें, ये बात है, और उसके ऊपर जो है वो अगर कंसेंसस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। फवाद साहब, ये कमेटी वगैरह, क्योंकि आप ज़ाहिर मेंबर भी हैं, आपने इसकी तजवीज़ भी दी कि जी ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, मीडिया पर भी सबसे पहले बात करने वालों में आप हैं, पूरी समझ भी है। और फवाद साहब हुकूमत की तरफ से सबसे पहले बात करने वालों में से आप हैं, मगर अपोजिशन का एक तो भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कमेटियाँ वगैरह नहीं होंगी, पहले हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने की कि इलेक्शन लॉस को तब्दील करने से क्या फ़र्क पड़ेगा जिस किस्म के वाक़यात हुए। देखिए शायद पहली बात तो यह है कि राना साहब का मेरा बहुत एहतराम है और राना साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक है, लेकिन जब ये बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं ये कोई मौजे तौं की पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं जिनका कोई बड़ा पूरे पाकिस्तान से पता नहीं करोड़ों लोग निकल आएंगे और ये हो जाएगा। आप 8 जिलों की पार्टी रह गए हैं, आप सेंट्रल पंजाब की पार्टी हैं, बाहर आपका कुछ नहीं है, बातें आप ऐसे इनकलाबों की कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं पूरा पाकिस्तान आपकी दाईं और बाईं जेब में पड़ा हुआ है। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकते। वो कहते हैं ना, नोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। आपको पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की, आपने उस दिन उनको जो है वो वहां पे खराब किया, यहाँ पे आपने वहां पे बदतहजीबी की, 2.5 साल आपको उसकी जो है वो हमारे लग गए उस सिलसिले में। ना आप लोगों ने उसमें कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल की, ना आपके 3-4 लोग बड़ी माजरत के साथ, मरियम बीबी जो जिंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुई, वो तो PMLN को चला रही हैं। ना आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी है, ना आप लोगों की कोई सियासत है। बाहर बैठ के आप लंदन में बैठ के आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके बच्चे इनकलाब ले हैं, अपने बच्चे सारे लंदन में बिठा दिए हैं। इस तरह से नहीं पॉलिटिकल पार्टी चलती। और ये जो कहना, अब दूसरी ऑफर जो इस वक्त स्पीकर साहब ने जो की है, बहुत ही संजीदा कोशिश है। हम चाह रहे हैं मुल्क जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ आए। आप असेंबली को कह रहे हैं जैली है, 2.5 साल से आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, 2.5 साल से आप लोग जो है वो वहां पे हर कमेटी में मेंबर हैं। तो ये तो ना करें कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अगर आप ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लोग तोड़ के डाल देती है, तो आपकी तो पूरी पार्टी इस पे ऊपर बनी थी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं ना कि हमारी पार्टी की तो कोई हैसियत नहीं है,
इलेक्टेबल्स आते हैं, वो उस पार्टी में चले जाए, वो पार्टी मजबूत हो जाएगी, इस पार्टी में आ जाएंगे, ये पार्टी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या हैसियत है? फिर तो शख्सियात की हैसियत है। तो आप इलेक्शन प्रोसेस को, जो स्पीकर साहब ने तो फौजी साहब इन्हें मनाएंगे कैसे आप? अब इन्हें कैसे मनाएंगे? इनका ट्रस्ट का भी इशू है। ये कहते हैं कि जी पिछली दफा भी फैटेफ की बात हो रही थी, खुद हुकूमत ने कहा कि नैब का मुसविदा दे दें, क्या आप तरमीम चाहते हैं? हमने सिर्फ ड्राफ्ट दिया था कि इस पर बहस कर लेते हैं और ये चलेगा कि जी देखें एनआरओ मांग लिया और आज तक बोलते हैं तो हम नहीं इनसे किसी कमेटी में बात करेंगे, जो भी है वैसे बता दें कि क्या आपका प्रपोजल है। पहले, इससे पहले फिर जो ट्रस्ट का इशू था वो तो हमारा भी है कि हमने इनको ये कहा कि आप आइए उधर अपना सबूत दीजिए, इलेक्शन का को जो कमेटी बनाई उसमें एक दिन भी जो है वो नहीं आए और बाहर जाके वो बात कर दी, वो इशू नहीं है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ठीक है आपने शाजिया मरी का क्लिप चलाया, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है स्पीकर साहब की, और मंडे से हम राना सनाउल्लाह साहब समेत जो बाकी रहनुमा है हम उनसे पर्सनली भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आ जाए। अदरवाइज अब हमें सेनेट में भी फ्रेंकली अपोजिशन की मजबूरी नहीं रही है, यहाँ पे भी मजबूरी नहीं है, हम लेजिस्लेशन तो वैसे भी करा सकते हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब का इसके ऊपर पूरा ये ख्याल है कि इलेक्शन लॉज जो हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, सब एक दिन जब इलेक्शन हो तो उसको हम मान लें सारे। अब ये ना कि जी पार्टी तोड़ देते हैं फलाना इलेक्टेबल फलाने में, उसके लिए पार्टीज बैठे और अपने स्ट्रक्चर ठीक करें ताकि वो इंडिविजुअल्स के बजाय इंस्टीट्यूशन एक बने और इंस्टीट्यूशन की तौर के ऊपर चले। अब ये तो नहीं ना कि मरियम बीबी को उनके अब्बू ने वहां से फोन कर दिया तो पार्टी उनकी हो गई और बिलावल साहब को अब्बू ने कह दिया तो वो इधर आ गए। इस तरह तो फिर पार्टीज ऐसी हैं ना, जैसे लीडरशिप होगी। राज साहब, डायलॉग से जाहिर डेमोक्रेसी में चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर हुकूमत विलिंग है डायलॉग के लिए और इस कमेटी में जो लोग हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो या दूसरे रहनुमा हो, कुछ बड़ी संजीदा शख्सियात हैं इसमें, तो डायलॉग के लिए राजी है ऑपोजिशन के? हाँ जी ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब की तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। देखिए, डायलॉग जो है वो बिल्कुल जमहूरी सोच के लोगों के साथ जो है वो हो सकता है। फवाद चौधरी साहब भी जब कैमरे के सामने नहीं होते तो ये काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, कभी कभी आके कैमरे के सामने भी कोई एक आध बात जो है वो समझदारी की कर देते हैं, लेकिन फिर आखिर इनकी भी मजबूरी है, इन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है और इन्होंने भी जो है वो रहना है जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू पहले भी की है। देखिए, मामला ये है कि इनका मैं इसमें जितने भी ये बरसे इक़्तिदार हैं, इनका दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अभी इनको समझ नहीं आई। अभी भी ये समझ रहे हैं कि जी बस जी 8 जनों की पार्टी है और मरियम नवाज साहबा के मतलब अभी भी इनको ख्याल है कि जी उनको तो कोई उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं है और कोई उनका मामला नहीं है, तो बस जी ये इसी तरह से चल रही है। ये इनका हाल वही है कि जब कोई कहते हैं ना कि मज़दूर बाहर जो है वो जुलूस निकाल रहे थे, नारे लगा रहे थे कि और रोटी के नारे लगा रहे थे, और कोई फवाद चौधरी जैसा जो वहाँ पे हुक्मरान था तो उसने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये रोटी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि रोटी नहीं मिल रही। तो उसने कहा इनसे कहें कि ये डबल रोटी खा लिया करें या केक खा लिया करें। तो इनकी ये तो अभी तक उस हालत में है, अभी इनको ये नहीं पता कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, आवाम का शऊर जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है अपने वोट की इज़्ज़त के हवाले से, सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, गैर सियासी मुदाखलत के हवाले से, और महंगाई ने लोगों को किस हद तक लोगों का जो है एक वक्त का जीना जो है वो मुश्किल है। मगर राज साहब इसमें जो दो अहम बात है, अगर कसम पुरसी की हालत में है, इतना अभी इनको इदराक ही नहीं है। मगर राज साहब इसमें अगर ये पीपल्स पार्टी की वजह से ये मामला अगर डिले ना होता तो ये इनको समझ आ जाती इन दिनों में ही। राज साहब मगर फोकस सिर्फ हुकूमत, मगर राज साहब फोकस 2 महीने का डिले हो जाएगा। मगर राज साहब फिर फोकस अगर हुकूमत गिराने का होगा तो देखिए आपने जब आप हुकूमत में थे आपने नैब कवानीन में तरामीम नहीं की, 2.5 साल में इनकी भी कोई विल नहीं थी। अब अगर ये करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, वरना जब आप हुकूमत में आएंगे तो ये भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स ये भी तैयार नहीं होंगे, तो इस तरीके से सिस्टम बेहतर नहीं होगा। अगर हुकूमत गिराना ही फोकस होगा फिर ये आपकी हुकूमत गिरा रहे होंगे, जब आप हुकूमत में आएंगे आप इनकी गिरा रहे हैं, तो फिर बैठ के बात नहीं हो पाएगी। तो कम से कम एक एफर्ट तो होनी चाहिए कि जी सिर्फ हुकूमत गिराने पर फोकस नहीं है, चीजें और सिस्टम को बेहतर करने पर भी फोकस है, तो बातचीत हो। देखिए शाहजेब, ये एफर्ट्स है ही नहीं, ये सिर्फ जो है ये अपोजिशन को
जो है वो और अबहाम को बढ़ाने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। इससे पहले जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी ये ओपन वोट के हवाले से, उस वक्त भी इनका इरादा कोई अमेंडमेंट का नहीं था। अगर अमेंडमेंट का इरादा होता तो ये 1 साल पूरा कैबिनेट में बिल लेके बैठे रहते, ये अपोजिशन के साथ बात करते। उस वक्त भी इनका सिर्फ मकसद ये था कि अपोजिशन को गाली दें, अपोजिशन के खिलाफ एक बयानिया जो है वो मरतब करें। अब भी जो ये कमेटी खेल रही है, इनका मकसद जो है वो बिल्कुल ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को जो है वो इसमें उलझाना चाहते हैं। देखें, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे और एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ। बड़ी सीधी बात है कि इमरान खान साहब जिस हाउस से 176 वोट लेके बैठे हैं, हमारे तमाम तर गिलों शिकवों और इल्ज़ामात के बावजूद उसी ऐवान में 160 वोट अपोजिशन लेके बैठी है। एक तरीका तो ये है कि जितने भी अपोजिशन की जमातों के पार्लिमानी लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस उनसे बात करें कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, आए मेरे साथ जो है वो बैठें। जो पार्लिमानी निज़ाम में होता है, जो एक तरीक़ाकार है। दूसरा तरीका ये है कि जो ये करना चाहते हैं हाउस में टेबल करें, लाएं बिल वहाँ पे फवाजी साहब, बात हो फवाजी साहब, बस बाय एक्सपीरियंस ना होगी, बस कोई भरोसा। कमेटी खेलना जो है ये सिर्फ और सिर्फ मामलात को उलझाना है। वैसे ये 2 ऑप्शंस पर कर सकते हैं कि या तो सीधा लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम बात करें, या फिर पार्लियामेंट में लेकर आ जाएं, वो करें कमेटी नहीं खेलेंगे, हमारा भरोसा नहीं है। इस पर गौर कर सकते हैं आप? देखिए शायद पहली बात तो यह है कि राणा साहब के जो सारे आर्गुमेंट्स ना वो बड़े कमजोर हैं। राणा साहब पॉलिटिकली जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 89 से वो जो है वो असम्बलियों में आ रहे हैं और ज़ाहिर है उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए पहली तो जो उन्होंने कहा ना कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी बहुत है। देखिए पॉपुलैरिटी में आज अगर फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट हो ना, तो वो राणा साहब के जलसों से बहुत बड़ा होगा। लेकिन राहत फतेह अली खान राणा सनाउल्लाह साहब का इलेक्शनों में नहीं मुकाबला करते। इलेक्शन का एक और होता है, पूरा पैराफर्नीलिया फ्रेमवर्क पैराडाइम मुख्तलिफ होता है जलसे से। मगर फौजी साहब, डस्का में, केपी में और खैबर पख्तूनख्वा में मरियम नवाज साहिबा ने की थी ना जलसे, और वोट भी पड़ गए। इसलिए अगर रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर ले, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मुकम्मल कर लूं। वो इसी तरीके से चौधरी साहब वो मिसाल सुनी है ना, वो 4 पाई मंगन वाली सोमू तो जज नाल ना। राणा साहब सुन ले, अगर फौजी साहब जो दो बातें की हैं राणा सना ने, अगर उस पर बात हो जाएगी तो लीडर ऑफ द हाउस कर ले या जी, या फिर मैं उसी पे आ रहा था। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 29 अक्टूबर से हाउस में ले हुई है। जो फ्रेमवर्क है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, वो अक्टूबर आखिरी हफ्ते से हाउस में है और हमारी कमेटी में है, ये जो हमारी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, उन दोनों में। हम एग्जैक्टली यही चाहते हैं जो राणा साहब ने कहा या आपने कहा है कि उस कमेटी का स्कोप थोड़ा बड़ा करें, सीनियर लीडरशिप उसमें आ जाए दोनों पार्टीज की और तीनों पार्टीज की, और हम मिलके उसमें डिस्कस कर लें। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, आप जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी ओपन होना चाहिए, तो हम समझते हैं बिल्कुल ओपन होना चाहिए। सो जो अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स देना चाहती है वो अमेंडमेंट्स दे ले, हम अपनी अमेंडमेंट्स, हमने तो अपना लॉ पूरा पेश कर दिया है, उसको देख लें और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज तो देखिए ना, ये बात कि मैं नहीं मानता, तो फिर ये तो चलता रहेगा जिस तरह राज साहब इस पे कम से कम। और फिर नैब का कानून भी, ऐसे फौजी साहब नैब का भी आप फिर इसी तरीके से पार्लियामेंट में ले आए कि हमारा ये प्रपोजल है। नैब का भी शायद आपको याद होगा, ऑर्डिनेंस हमने जारी किया था, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गए। सो जो बेसिक फ्रेमवर्क है नैब की अमेंडमेंट्स का वो भी हम दे चुके हैं उस ऑर्डिनेंस में। अगर उसको आपने देखना है उसको देख लें, और अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करनी है वो कर दें। जी राणा साहब। नहीं देखें, अगर यानी मामला जो है ये पार्लियामेंट का, एक तो मैं ये बात कह दूं कि इससे अब हम ये होता है कि शायद हम पार्लियामेंट को कहते हैं। देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट में कुछ लोग जो हैं वो ऐसे आके बैठे हैं या उनको बैठा दिया गया है जो वहाँ पे डिज़र्व नहीं करते। उन मानों में पार्लियामेंट के जाली होने या गलत होने की बात होती है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि जिससे सारे अदारे जो हैं वो अपनी पावर भी सीख करते हैं और जिससे जो है वो सारे अदारे जो है वो रेगुलेट होते हैं। देखिए पार्लियामेंट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, लाएं, पता चले ना कि ये चाहते क्या हैं। इन्होंने और किसी लॉ में राज साहब वो बता रहे हैं कि हमारा मौजूद है, पता चल जाए। अगर ये हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे पहले कमेटी तो उन्होंने हमारे साथ कई दफा खेला है।
एक मिनट राणा साहब, पहली बात तो ये है कि आप 24 घंटे तो ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ बुक करते रहे हो लॉन्ग मार्च वास्ते, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है। पार्लियामेंट में ये तरमीम ले हुई है, आप जाके पढ़ तो ले, जो लॉ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो ले हुआ है, आप वो पढ़ तो ले। आपने ले करने से पहले आप मुझे बताएं कि 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को ले की आपने पार्लियामेंट में, उसके बाद आपने किसी अपोजिशन से कोई बात की? उससे एक साल पहले आपकी कैबिनेट में ये अमेंडमेंट जो है वो डिस्कस होती रही है, आपने पूरे साल में कोई बात की आपने किसी से? बताएं। बात कमेटी में होनी है ना, तो कमेटी में कर लेते। अभी भी प्रॉब्लम ये है, आप बसें बुक करते रहे, पीपल्स पार्टी वाले ड्राइवर ले गए। वैसा मगर कमेटी में नहीं, मगर फाजू साहब कमेटी में आप लोगों ने कोई 30 मिनट की भी डिस्कशन नहीं की, उसको पार्लियामेंट में ले आए थे। तो भाई इसीलिए ले आए ना कि वहां पे डिस्कशन हुई नहीं है, पार्लियामेंट में कर लेते। इन्होंने जो अमेंडमेंट देनी थी वो, और वैसे शाहजेब एक मिनट मैं आपको एक बताऊं, ये लॉ एग्जैक्टली वो है तो पीएमएलएन 2015 में लेके आई थी। ये कोई लॉ 2006 से कंसेंसस है इस लॉ के ऊपर। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दोनों जमातों का इस पर कंसेंसस हो। नाज़रीन, बड़ा अहम है कि कंसेंसस के साथ मुल्क में रिफॉर्म्स हों। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। और स्टेट बैंक ने तवक्को के मुताबिक शरह सूद को 7% पर ही बरकरार रखा है और इजाफा नहीं किया। मगर मस्बत खबर यह भी है कि स्टेट बैंक ने रवा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया है, और जिसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालिया बेहतर कारकर्दगी है और आने वाले दिनों में भी बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है। स्टेट बैंक ने इस माली साल के लिए महंगाई 7 से 9% के दरमियान रहने का तखमीना दिया है, जबकि मीडियम टर्म में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को है। साथ ही आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की अहम बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक अगर मौजूदा हालात बरकरार रहते हैं तो मुस्तकबिल करीब में भी शरह सूद इसी सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है, और जैसे जैसे मईशत में बेहतरी होगी और मईशत अपनी पूरी कैपेसिटी पर वापस जाएगी तो फिर शरह सूद में आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट की तवक्को है। यानी एक बार फिर शरह सूद के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने की स्टेट बैंक ने कोशिश की है। साथ साथ स्टेट बैंक ने मईशत के हवाले से भी तबसरा किया है। तफसील से बात करेंगे, माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, सबसे पहले 2% से बढ़ाकर 3% तरक्की की शरह कर दी है, और ज़ाहिर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा किरदार है, जो पिछले साल 7 माह में 3.2% सुकड़ा था। इस साल 7 माह में तकरीबन 7.9% की तरक्की देखी गई है। किस तरह देख रहे हैं आप इन अदाद-ओ-शुमार को? मेरा ख़ुद अंदाज़ा यह है कि अल्लाह के फजल से हमारे जो एक रफ्तार है माशी हालात में, उसमें इजाफ़ा हुआ है, और हमारा जो सनती शोबा है ख़ास तौर पे उसकी पैदावार में 8 से 9% इजाफ़ा हो रहा है, और आने वाले महीनों में और भी होगा, इसलिए कि पिछले साल कोविड की वजह से बेस काफ़ी नीचे जा चुका था। तो इंशाअल्लाह आपका सनती शोबा जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रहेगी। सिर्फ परेशानी अभी तक इस बात पे है कि ज़री शोबे में अभी तक जो अंदाज़ा है कि कपास की फसल जो है वो तकरीबन 27% कम होगी, तो उससे जो ज़री शोबा है उसके जो शरह नमू है वो कम होगी। अलबत्ता मेरा ख़ुद अंदाज़ा ये है कि अगर हम आने वाले 3 महीने को देखें तो हो सकता है कि 3% तक हमारे शरह नमू पहुँच जाए। साहब, महंगाई हुकूमती दावों के बावजूद क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? मार्च के पहले हफ्ते में SPI हमने देखा 15%, अगले हफ्ते 13% से ऊपर, फिर उससे अगले हफ्ते 13% से ऊपर। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका, मजीद इजाफे की तवक्को। चीनी और गंदम की कीमतें हुकूमत नहीं कंट्रोल पाई है। आपको लगता है महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? सबसे बड़ी वजह जो है आपके अफरात ज़र में इजाफा का फरवरी के महीने में, वो जो है आपने जो बिजली के निर्खों में इजाफ़ा किया। अब आप ये देखिए कि 5.7% से बढ़ के ये 8.7% पे चले गया। उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ, और वो है बिजली की निर्खों में इजाफ़ा, जो 45% आपने एवरेज पे किया, और जो छोटे घराने हैं जिनकी आमदनी कम है उनके केस में आपने 85% बढ़ाया, जो कि तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। और स्टेट बैंक ख़ुद ये कह रहा है
कि ख़तरा दो तीन चीज़ों का है। एक तो जिस तरह आपने ज़िक्र किया, तेल की कीमतों में इजाफ़ा, और गुंजाइश अब कम हो इसलिए हो रही है कि टैक्स जो है पेट्रोलियम लेवी में अब कमी करने की गुंजाइश ना होने के बराबर हो चुकी है, इसलिए कि वो आधे से कम हो चुका है। दूसरी तरफ बिजली के निर्खों में और इजाफे का ख़तरा मौजूद है, इसलिए कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर आप ठीक से अफरात ज़र को मेजर करें तो ये 10% से ऊपर जा चुका है, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो तकरीबन 14% तक पहुंच चुका है। तो अफरात ज़र में क्या वजह है इजाफे की? यकीनन आपको मैंने बिजली की कीमतों का ज़िक्र किया है, मगर उससे पहले भी एक चीज़ जिस पे बिल्कुल स्टेट बैंक चुप है वो ये है कि पैसों की जो सप्लाई या इस्तेमाल उसमें बेतहाशा इजाफा है, 18%। और ये इजाफा पिछले कोई 5-6 साल में सबसे ज़्यादा इजाफा है। और जिसे कहते हैं जब बहुत पैसा कम चीज़ों के पीछे भागता है तो अफरात ज़र में इजाफा होता है। तो ये मनी सप्लाई का जो इजाफा है, इस पर स्टेट बैंक ने बिल्कुल कोई बात नहीं की, इसलिए कि उसमें इनका हाथ है। और सबसे बड़ी वजह इसमें इजाफे की कि हमारा जो बजट का खसारा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसके लिए जो कर्ज़े लिए जा रहे हैं उससे मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे बहुत कम इशारा दिया गया है, मगर अंडरलाइंग वजह ये एक बहुत बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से अफरात ज़र के रफ्तार में कमी आने की गुंजाइश बहुत कम है। बस अब अगर एक्सटर्नल सेक्टर पर आए, अगर हम 3% की तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमें नजर आ रहा है दरामदाद बढ़ रही हैं, मगर बरामदाद में हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि अब इनमें मुसलसल इजाफा होगा, मगर फरवरी 2021 में फरवरी 2020 के मुकाबले में 3.2% की कमी है। जनवरी के मुकाबले में, इसी साल के जनवरी के मुकाबले में 3.6% की कमी है। टेक्सटाइल में तेजी से इजाफा हो रहा था, उसकी एक्सपोर्ट्स में फरवरी के महीने में 7% की कमी है जनवरी के मुकाबले में, 3% की कमी है पिछले साल के फरवरी के मुकाबले में। तो ये जो बरामदाद का इजाफा था ये क्या रुक गया है या सिर्फ एक महीने का नंबर है? आपके ख्याल में आने वाले दिनों में इजाफा देखा जाएगा? देखिए, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बांग्लादेश, हिंदुस्तान वगैरह, उन मुल्कों में कोविड का जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा था, मगर कि वैक्सीन का इस्तेमाल ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और ये इम्कान हैं कि एक्सपोर्ट्स में वो फिर से काफ़ी तेज़ी से आ जाएंगे। इसके नतीजे में कंपटीशन में इजाफ़ा होगा, और उसके बरक्स पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इस तरह के इजाफे की गुंजाइश अब कुछ कम नज़र आ रही है। साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि दरामदाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है 11% तक। और इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आपके जो ज़री शोबे में जो पैदावार की कमी आई है, उसके नतीजे में आप 3 चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तारीख़ में पहली दफ़ा। इसमें गंदम है, 3 मिलियन टन तक तकरीबन पहुंच चुका है। चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं 5 लाख टन कम से कम, और फिर कपास तो तकरीबन आधा जो है आपकी सप्लाई आपको दरामद से हासिल करना पड़ेगा। तो अब ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि जो आपका करंट अकाउंट तिजारती खसारा जो है उसमें इजाफ़ा होना शुरू हो चुका है, और इसमें ख़तरा मौजूद है कि और इजाफ़ा आने वाले महीनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। सब 8 माह में देखें हम तो खाने पीने की अशिया में 50% का इजाफा है दरामदाद में। हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि वो गंदम इंपोर्ट करेंगे तकरीबन 30 लाख टन, चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इजाफा नज़र आता है। पेट्रोलियम सेक्टर की दरामदाद में 22% की कमी 8 माह में, मगर तेल की कीमतें बढ़ गई, $70 तक चली गई थी, अभी ज़रा नीचे आई हैं मगर फिर भी ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर फैक्टर टेक्सटाइल ग्रुप में कॉटन के आउटपुट हमारा अच्छा नहीं है, पहले ही कॉटन की इंपोर्ट्स में इजाफा था, और ज़्यादा इजाफा होता है तो जो करंट अकाउंट का खतरा है कि जैसी तरक्की आती है करंट अकाउंट बढ़ जाता है और हम फिर मुआशी तरक्की रुक जाती है, उसी तरफ तो कहीं दोबारा नहीं बढ़ जाएंगे।
जी बिल्कुल, ये ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। जब आपके इकॉनमी में 3% इजाफ़ा होगा अल्लाह के फजल से, तो जो वॉल्यूम है, मकदार है इंपोर्ट्स की, दरामदात की, उसमें 4.5 से 5% इजाफ़ा हो सकता है। और अगर आप कीमतों का भी असर मिला लें तो ये 12 से 13% तक इजाफ़ा होने का ख़तरा मौजूद है। और साथ साथ एक्सपोर्ट्स में अगर कोई ग्रोथ ना हो रही हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। स्टेट बैंक कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट साल के एंड तक, जून तक 1% रहेगा कौमी पैदावार का, यानी कि तकरीबन $3 अरब। मैं समझता हूँ कि ये कुछ हद तक इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4 साढ़े 4 अरब डॉलर तक जा सकता है। मगर आप पिछले सालों के सामने इसको कंपेयर करें तो यह अभी भी अल्लाह के फजल से कम है। बहुत शुक्रिया वार साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कोरोना पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असेंबली के हल्का NA 75 डस्का में दोबारा पोलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। आज एक बार फिर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और साथ ही पुलिस और इंतजामिया के किरदार से मुताल्लिक भी कई अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया। पेश करदा नक्शे के मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसर सुबह तक गायब थे। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि हर ज़िमनी इंतखाबात में जनरल इलेक्शन के मुकाबले में टर्नआउट कम होता है। इस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने पूछा कि पोलिंग के दिन वोटिंग मुअत्तल क्यों रही। PTI के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 88 के तहत अगर पोलिंग मुअत्तल हो तो प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर को रिपोर्ट करता है, मगर डस्का में किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पोलिंग मुअत्तल होकर दोबारा शुरू हो जाए तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 88 लागू नहीं होता। इस पर PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर ये इल्ज़ाम होता कि वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर रुके रहे और पोल नहीं कर सके तो बात होती। इस दलील पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपने वोटर्स भगा दिए थे, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर कैसे रहते। कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान ने अपने फ़ोन बंद कर दिए और इकट्ठे गायब हो गए और सुबह यकायक एक साथ नमूदार हुए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे? उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन को कलअदम करना इंतजामी फैसला था, इंतजामी फैसला फौरी तौर पर करना पड़ता है। इस पर PTI के वकील ने जवाब दिया कि इंतजामी फैसले के लिए इंक्वायरी का होना जरूरी था, मगर इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर इन्हिसार करके फैसला दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हल्के में तसादुम हुए और पुलिस देखती रही। शायद पुलिस की इंतखाबात के हवाले से ट्रेनिंग नहीं थी। आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ, मगर क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन ने पुलिस के अदम ताउन का मामला उठाया। पुलिस के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस का अदम ताउन दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। दौरान समाज जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सवाल उठाया कि इलेक्शन हो रहा था, IG और चीफ सेक्रेटरी कैसे सो सकते थे। इस दौरान तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने का फायदा नहीं है। अगली समाअत में इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते केस की समाअत के लिए इसे मुकर्रर करेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,449 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 40 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। आज इस्लामाबाद में 747 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जो एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद है। जबकि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 137 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 5.1% हो गई है। वजारत सेहत ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर और भी मोहलिक हो सकती है। पहले से भी ज़्यादा एहतियात से काम लें और हुकूमत की बताई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। दूसरी तरफ 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वैक्सीनेशन में हुकूमत का साथ दीजिए। अगर आप 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं या आपके घर में बुजुर्ग अफराद हैं तो 1166 पर किसी भी मोबाइल नंबर से शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें और रजिस्ट्रेशन कराएं। जबकि 70 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को यह सहूलत दी गई है कि वो किसी भी करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए और कोरोना से महफूज रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।